दोस्तों नमस्कार, मैं क्षितिज कांत आज अमेठी जगदीशपुर में हूं और जो लोकेशन पे हूं ये 184 विधानसभा लगती है। आपको बता दूं पिछले इतिहास के बारे में इसके, तो 184 विधानसभा से 2012 में राधे श्याम इंडियन नेशनल कांग्रेस से 56,309 वोटों से पहले नंबर पे थे। उसके बाद दूसरे नंबर की बात करूं, विजय कुमार 50,912 वोट से समाजवादी पार्टी से दूसरे नंबर पे। वहीं बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पे थी, जिसमें श्री राम 32,665 वोटों से तीसरे नंबर पे। इसके बाद इतिहास थोड़ा सा पलटता है 2017 में। 2017 की अगर मैं बात करूं तो सुरेश कुमार पहले नंबर पे 84,219 वोट भारतीय जनता पार्टी, दूसरे नंबर पे राधे श्याम 67,619 वोट कांग्रेस। उसके बाद जयदत्त आते हैं 31,338 वोट से बहुजन समाज पार्टी। इस बार मेरे साथ वही जयदत्त साथ में बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे 2022 के चुनाव में क्या एजेंडा लेकर के आने वाले हैं। और इन्होंने पार्टी भी अपनी बदली है, समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी क्यों ज्वाइन करी ये भी जानने की कोशिश करूंगा इन्हीं से। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे प्रेसमेंट टाइम्स में। धन्यवाद। हम ये जानना चाह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके आपने समाजवादी पार्टी क्यों ज्वाइन करी? सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी में मैं जो काम कर रहा था, हाँ, तो मुझे लगा कि हमारे समाज का और जगदीशपुर की जनता का विकास होगा और उनके विकास के लिए जो उनको मैंने वादा किया था और उनको शिक्षा व्यवस्था लेकर विकास की व्यवस्था के लिए वो होना संभव था। लेकिन कुछ समय बाद ये लगा कि इसमें हमारे समाज का इसमें विकास संभव नहीं है, जगदीशपुर के विकास संभव नहीं है। मुझे लगा कि माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में और उनके विचारों के अनुसार लगा कि मेरे आगे चलकर मेरे समाज का उत्थान होगा, विकास होगा और जगदीशपुर की जनता है इसका विकास होगा। इनके बच्चों के लिए मैं कुछ कर पाऊँगा और यहाँ के जगदीशपुर का विकास हो पाएगा। तो इसलिए हमने इनका माननीय अखिलेश जी का विचार अच्छे लगे और इनका नेतृत्व में काम करने के लिए मैंने स्वीकार किया। तो जगदत्त कोरी जी, हमें एक बात ये बताइए, अभी 17 में तो समाजवादी का सफाया हो गया था, तो क्या दिख रहा 22 में कुछ लहर है इधर से? देखिए हमारे यहाँ तो जो 17 में समाजवादी पार्टी यहाँ पे लड़ी नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। लेकिन जो 22 में यहाँ पर जो जनता का व्यू है, जनता एक तरफ से जो है अपने विचार व्यक्त कर रही है, पूरा समर्थन दे रही है कि 2022 में जगदीशपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक निकलना निश्चित है। अच्छा, एक बात करूंगा, 17 में चुनाव हुए, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में बहुमत से थी, तो ये 5 साल पे आपके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने विकास क्या क्या किया है? देखिए, जो जगदीशपुर की बात करें तो जगदीशपुर में 2017 में जब मैं काम करने आया तो यहाँ पर रोडें बहुत ख़राब थी, गड्ढा भरा हुआ था, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी नहीं थी और यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। लोगों को यहाँ से अगर कोई घटना हो तो लखनऊ जाना। आज 2022 होगा, 5 साल लगभग कंप्लीट होने वाले हैं और यहाँ का बीजेपी का विधायक है और वर्तमान में मंत्री है। लेकिन यहाँ 2017 में व्यवस्था थी, रोडें गड्ढा वाली थी, आज भी उससे कहीं गड्ढा युक्त सड़कें हो गई, युक्त है, गड्ढा मुक्त नहीं है। स्वास्थ्य की वैसी व्यवस्था खराब है। अगर कोई घटना एक्सीडेंट है, किसी तरह के महिलाओं को दिक्कत होता है तो उनको लगता है लखनऊ के अलावा यहाँ कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था है भी नहीं। अच्छा, मैं एक बात करूं, तमाम बैनर होते हैं, मैं गोमती नगर के आसपास क्षेत्र में रहता हूं, लखनऊ में, तो बैनरों में लिखा रहता है सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। हाँ। तो इस स्लोगन को किस तरीके से लेते हैं आप? बैनरों में लिखना और जमीन पे काम करना दोनों अलग अलग चीज है। हाँ। वहाँ लिख करके मीडिया और सारी चीजों को जनता को दिखा देना, लेकिन गाँव अंचल में गरीब भी आज भी यहाँ जगदीशपुर की जनता है, हमको लगता है उसको पानी 5 साल के कार्यकाल में हमको लगता है किसी गाँव में एक नल नहीं मिला है। नहीं, हर गांव में नल होना चाहिए, हर 5 से 10 किलोमीटर कन्या विद्यालय होना चाहिए। पूरे जगदीशपुर में कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें यहाँ के बालिकाएं पढ़ सके। तो हमको लगता है केवल एक फोरम पूरा है, आपको मीडिया में वायरल करना, होर्डिंग लगाना एक खाना पूर्ति है। तो क्या ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट है, धरातल पे कुछ नहीं है? धरातल कुछ नहीं है, जनता से जाके पूछिए तो हमको लगता है संपूर्ण जवाब तुरंत मिल जाएगा यहाँ पर। अच्छा, रोजगार की बात जैसे सरकार करती है, 4.5 लाख से ज्यादा दिए रोजगार, तो लोगों को मिले होंगे यहाँ पे रोजगार? 2022 में रोजगार देने के बाद यहाँ रोजगार का कितनी सारी कंपनियां बंद हुआ, तो यहाँ का जो गांव का मजदूर तबका है, जो गरीब है, जो अनपढ़ है, बाहर गया अपना नौकरी करने के लिए, हमको लगता है कि गाँव बैठ गया। गाँव में उसके पास खेती है नहीं, आय का साधन है, तो किसी तरह जीवन यापन कर रही है। रोजगार देने के लिए रोजगार तो छिन गया। शिक्षा में तो अपने घर में बैठ गए, जो छोटे जो इंडस्ट्रियल में काम करते थे सब घर में बैठ गए। तुमको लगा आर्थिक स्थिति गरीब आदमी और किसान की तो बहुत ही खराब है। जगदीशपुर में तो किसी तरह हमको लगता है लोग जीवन यापन कर रहे हैं।
अच्छा, किसानों की आप बात कर रहे हैं तो किसानों के लिए हम बात करते हैं, आप क्या एजेंडा लेकर के आने वाले किसानों के लिए यहाँ? देखिए, किसान को व्यवस्था दो का भाई, किसान किस पे है? किसान डिपेंड है अपनी खेती पर। खेती में अगर डीजल महंगा हुआ तो सब वो महंगा, जितनी लागत तो किसान लगा रहा है हमको लगता है उसको मिल ही नहीं रहा। अगर वो पता चले 1 बीघे में 5,000 लगा रहा है तो 5,000 तो पा ही नहीं रहा है। दूसरी बात, अगर किसी तरह से मेहनत करके जो उसको फसल तैयार किया तो रात दिन रखा था, सांड आकर खा जाते हैं। तो हमको लगता है किसान तो ये है कि ऐसे रहा तो खुद दिन में आत्महत्या करना शुरू कर देगा। सांड गाय की आप समस्या बता रहे हैं। हाँ? हम ये जानना चाह रहे हैं, इसके बाद यहाँ पे गौशालाएं भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट में हुई, और इसके अलावा हम बात करें कि किसान निधि 2,000 रुपए लेकर किसान खुश है। मैं तमाम लोगों से इंटरव्यू करता है, तो क्षेत्र में ऐसा कुछ देखिए, बात है कि गौशाला की बात, जगदीशपुर में एक सही व्यवस्थित ढंग से कोई भी गौशाला नहीं है। एक कोरापुरा में कहीं अगर ना टीना उना डाल करके कहीं गौशालों को रख दिया होगा। हम तो अगर पूरी जो है सर्वे कराया जाए तो आज के डेट में एक भी गौशाला जगदीशपुर विधानसभा में सही ढंग से नहीं चली, आई नहीं। अगर होगा कहीं तो कोरम पूरा होगा, जो नाम पर अपना चला लिए होंगे, टीना रख दिए होंगे, उसमें आज भी गाय के एक जानवर भी नहीं होगा। किसानों को जो 2-2 हजार रुपए किसान निधि मिल रही है हर 4 महीने में, 6,000 रुपए सालाना। आप तो देखिए पत्रकार महोदय जी, आप तो ये जान रहे हैं कि 2,000 रुपये, अगर आप महंगाई इतनी है कि अगर झोला लेकर कोई भी किसान एक घर में कम से 5-10 लोग रहते होंगे, अगर चाहे तो कम से 500 रुपये की सब्जी ले तो 2,000 रुपये कितने दिन चलेगा? राशन भी तो दे रही है सरकार भाई, सीधी सी बात, एक दिन में आने हो रहा है जो गवर्नमेंट का 250 ग्राम राशन वन टाइम में खाता है व्यक्ति, 250 ग्राम में आप जोड़ लीजिए, 250 ग्राम गुड़ के एक दिन में कितना खा लेगा? कम 3 बार किसान खाना खाए, मेहनत करेगा तो 1 किलो तो एक दिन में खाएगा, 5 किलो पूरा परिवार। एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, अगर 5 व्यक्ति उसे गुणा कर लीजिए तो उनको 5 किलो राशन 5 दिन नहीं चलेगा। धरातल पे सही से वर्क नहीं कर सही बात, खाना खाने के लिए जो, हाँ ये है कि अगर 100 ग्राम खा के पानी पी लो, जैसे कि नमक खा के जीने के लिए है। ये तो एक बीजेपी ने एक अपना वो बना रखा है कि बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, दलित को, और बैकवर्ड एकदम पीछे चला जा रहा है, उसको इन्होंने पूरा बर्बाद करने का पूरा सिस्टम डेवलप कर दिया है। तो एक बात बताइए, हमारी सारी जनता आपको सुन रही है इस वक्त, हमें जानना चाहते हैं आप क्या वर्क करने वाले हैं? देखिए, अगर मैं यहाँ पर 2017 में लड़ा, 22 में यहाँ समाजवादी सरकार माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने और यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक बना, तो हम सबसे बड़ी जो यहाँ की जो भी मूलभूत व्यवस्था है, कम से कम जितने गांव हैं उसमें नल देने का बात करेंगे, ताकि राहगीर गर्मी में जो दिक्कतें होती हैं, या किसान खेत से आता है तो अपना हाथ पैर धो के पानी पी ले, आराम कर ले। स्वास्थ्य की व्यवस्था से लगभग हर 5 से 10 किलोमीटर को स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट दी तो मैंने अखिलेश जी से मैं गुहार करूँगा एक यहाँ बढ़िया से चिकित्सालय, ये बढ़िया से उसकी व्यवस्था की जाए। बालिकाओं के लिए यहाँ पर जो हमारी बिटियां हैं, बहनें हैं जो पढ़ना चाह रही हैं, वो इंटर है करना चाहती, बीए करना चाहती, कोई भी यहाँ नहीं है, तो मैं यहाँ माननीय अखिलेश जी से गुहार करके यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था मैं जरूर करूँगा। अच्छा, एक बात करूँ, कल की डेट में अगर हम बात करें लखनऊ इकाना स्टेडियम में लगभग 1 लाख स्मार्टफोन बटे, तो आपके क्षेत्र के छात्र भी वहाँ पे गए होंगे? जरूर गए होंगे। तो वो उनमें क्या खुशी है इसको पाने के बाद? देखिए, फोन बांटने से आपको खाने का है नहीं, फोन चलाने से पेट तो भरेगा नहीं। भाई नेट, इंटरनेट, जियो का नेट है तो जियो नेट में पता चले 200 रुपये और खर्चा बढ़ा दिया, दे रहा है 2,000। तो हमको लगता है सर ऐसी कोई व्यवस्था, देखो स्टूडेंट को क्या चाहिए, पढ़े लिखने के बाद वो चाहता है, ग्रेजुएशन करने के बाद, बीए करने के बाद चाहता है कि मेरे पिताजी ने मुझे पाला है। जब लड़का पढ़े युवा होता है तो कहीं ना कहीं पिता वृद्ध हो जाता है, माँ वृद्ध होती है, वो चाहती है मेरा लड़का मेरा सहारा बने। तो उसको चाहिए रोजगार कि मैं 5,000 रुपये महीना कमाऊँ, अपने पिताजी के हाथ में 2 हार रखूँ, 2 रुपये रखूँ और मैं व्यवस्था चले। मोबाइल व्यवस्था नहीं है, परिवर्तन की व्यवस्था नहीं है, ना किसी युवा के लिए उसको रोजगार दिए, नौकरी दीजिए, प्राइवेट में दीजिए, सरकारी में दीजिए, या आप इंडस्ट्री लगाइए उसमें उसको रोजगार देते। बस उसको 3,000 रुपये मिलते तो हमको लगता है उसको करियर के आगे ग्रोथ होगा। मोबाइल तो एक विनाश का वो है, उसका जड़ काटा जा रहा है, उसका विकास किधर रोटी जा रही है। अच्छा, विनाश की आप बात कर दी है, कोरोना टाइम की अगर हम बात करें, तमाम छात्र ऐसे थे, गरीब छात्र जिनके पास स्मार्टफोन नहीं था, तो उनको भी तो स्मार्टफोन मिला, तो उनके लिए तो पॉजिटिव रहा। देखिए, स्मार्टफोन कोई जीविका का साधन नहीं है। स्मार्टफोन से जीविका को तो हम मुँह बटवा दी भाई। अगर कोई ऐसा बताए कि स्मार्टफोन से खाने को मिल जाए तो हम लोग क्या करें? इसमें हमको रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। जो MA BA किए वो लड़का सोच रहा है कि मैं बहुत मेहनत के बाद, किसान बड़ा मेहनत के बाद गेहूं बेच करके अपने बच्चों को किसी तरह हाई स्कूल कराता है, फिर इंटर कराता है, बहुत अथक एक पुराने कपड़े पहन करके, गंदे गोजले कपड़ा पहन करके, मेहनत करके, मिट्टी में मजदूरी करके अपने बच्चों को किसी तरह MA BA कराता है। तो उसको लगता है कि मेरा लड़का जो MA BA करेगा, ग्रेजुएशन होगा तो 2 पैसा कमा के देगा।
तो क्या लगता है कि फोन से उसका निदान हो सकता है? अच्छा, मैं बात करूँ 2017 से पहले की, जब लैपटॉप मिले थे उन्होंने ही बांटा था। अभी गया छात्रों के बीच में था तो एक थोड़ा सा कहीं कहीं पॉजिटिव माहौल था, कहीं कहीं नेगेटिव माहौल था। छात्र ये कह रहे थे हमें धोखा दिया गया, लैपटॉप बता करके मोबाइल दे दिया गया। ठीक है, तो एक लैपटॉप की जो बात हो रही थी, तो क्या उससे रोजगार का सृजन हो रहा था, और ये जो फ़ोन है तो इससे कैसे नहीं हो पाएगा? देखिए, लैपटॉप के बाद जब ग्रेजुएशन के बाद लड़के की जरूरत होती कि नहीं ऑनलाइन चीज़ें हम देखें, हमको शिक्षा की तैयारी करें, इंटरव्यू की तैयारी करने, कंपटीशन की तैयारी करती, कहीं ना कहीं लैपटॉप और मोबाइल एक गेम है। लैपटॉप एक प्रोफेशन की तरफ आप करियर बनाने के लिए उसमें आप चीज़ें मिलती हैं। आप जो सर्च करें आप काम कर सकते हैं, आप टाइपिंग कर सकते हैं, आप नेट की व्यवस्था देख सकते हैं, दुनिया की जनरल नॉलेज की जो हम इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है उसे करियर को बनाने के लिए कहीं ना कहीं लैपटॉप से सारी व्यवस्थाएं संसाधन मिलता है। तो समाजवादी पार्टी अगर इस बार आती है बहुमत से या सरकार बनाती है तो सबसे पहला काम छात्रों के लिए क्या करने वाली? कुछ तो एजेंडा चल रहा होगा। देखो, मैं माननीय अखिलेश जी का सरकार बनती है, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मैं अपनी तरफ से जरूर कहूँगा कि सबसे पहले जो युवाओं को है उनकी रोजगार की व्यवस्था की जाए, उनका अपना पालन पोषण कैसे करें, अपने माँ बाप का पालन पोषण, तो उनको कहीं न कहीं रोजगार दे, नौकरी है नौकरी दे, नहीं व्यवसाय के लिए व्यवस्था करें। तो हमारा जिससे हमारे जो पीढ़ी का परमानेंट उनका जीवन यहाँ पर, तो उनको लगे कि मेरा करियर आगे चलकर ग्रोथ हो रहा है, भविष्य अच्छा है, ना कि किसी गड्ढे में जा रहा है। अच्छा, एक बात और करूंगा, सीधे चुनाव पे ही आता हूँ। एक ब्राह्मण वोट काटने की बात हो रही है, तो कितने प्रतिशत ब्राह्मण वोट अभी भारतीय जनता पार्टी से कटे हैं, कैसे टूटे हैं, इसमें क्या लग रहा है? ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी में जो है अधिक जब से ज्यादा उत्पीड़न ये गवर्नमेंट हुआ लोग ब्राह्मणों का हुआ है, लेकिन ब्राह्मण अब सजग हो गए हैं क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग होता है वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ अपना मोड़ हो रहा है, वो समाजवादी पार्टी को अपना स्नेह प्यार देने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो कोई वजह होगी जिस वजह से वहाँ से टूटा हुआ? देखिए, वो लग रहा था बीजेपी में था तो उसको लग रहा है बीजेपी में उसको सम्मान मिल रहा है, लेकिन सम्मान की जगह उनको कहीं उनके समाज को लोग कहीं न कहीं उनके साथ गड़बड़िया, उनको सम्मान नहीं मिल पाया। उनको लग रहा है अब समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी की सरकार में उनको सम्मान मिलेगा, और पहले भी मिला है, तो हमको लगा इसीलिए उनको लगा कि नहीं उससे कंपेयर किया गया था, उनसे अच्छा समाजवादी पार्टी जिसमें कम से सम्मान मिलता है। और एक दलित वोट बैंक की बात करें तो इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? दलित वोट बैंक जो है कभी बहन जी का था, लेकिन बहन जी ने उनको दलितों के लिए इतना अच्छा काम नहीं कर, क्योंकि मैं 2017 में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा, मुझे भी लगा था, मैं भी दलित समाज से बिलोंग करता हूँ, मैं काटकोरी हूँ, मुझे भी लगता है कि जब बहुजन समाज पार्टी के मेरे समाज का और मेरे जगदीशपुर जनता का भला हो जाएगा, लेकिन ये करने के बाद मुझे लगा कि नहीं आगे चलकर सब अंधेरा है। तो समाजवादी पार्टी में बहुजन सब ये दलित वर्ग जो है मूवमेंट कर चुका है, बहुत सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उनको लग रहा है उनको दलित समाज को भी लोग हैं उनको भी सम्मान कर रहा है, और आगे चलकर बहुत सारे जितने लोगों को आगे चल जो है जो गवर्नमेंट थी दलित समाज लोगों को बड़ा सम्मान मिला इनसे। तो आप देख रहे थे मैं जगदीश कोरी जी से बात कर रहा था, लगातार अपनी बात हमारे मध्य रख रहे थे, और सारी जनता के लिए साफ तौर संदेश है, अगर समाजवादी पार्टी आती है तो सभी का सम्मान होगा और सभी को सपोर्ट मिलेगा। देखते रहिए प्रेसमेंट टाइम्स में, क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन नवाज अली के साथ।